तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60-60 का, और प्रत्येक भुजा भी बराबर, जो भी मान लो उसकी भुजा। तो इसका परिमाप होता है 3, और इसका क्षेत्रफल कल भी पता जाता है, √3/4। और अगर इसमें माध्यिका खींची जाए तो इसकी माध्यिका का फॉर्मूला होता है √3/2, पता ही है ना। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की माध्यिका h, √3/2 a बराबर h, a बराबर 2h/√3, तो एरिया हो जाएगा √3/4 × 2h × 2h बटे 4 से 4 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा h²/√3, यानी कि इसके क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है माध्यिका का स्क्वायर/√3। बस ये 4 फॉर्मूले याद रखने क्या याद हो चुके। माध्यिका मीडियन को बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। मतलब ये सब 2 फॉर्मूले, माध्यिका अलग और माध्यिका का क्षेत्रफल ये अलग, मतलब ये क्षेत्रफल 2 है क्या संभव? अगर माध्यिका दिया होगा तो क्षेत्रफल का ज़्यादा फॉर्मूला लगाओगे, अगर भुजा दी होगी तो ज़्यादा लगाओगे। इससे सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है। ऐसे पहले माध्यिका दी होती, माध्यिका से भुजा निकालो, फिर क्षेत्रफल निकाल लो, सवाल लंबा हो जाएगा। अब तुम्हें माध्यिका का डायरेक्ट पता है फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एक और बात, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका को ही एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, शीर्ष लंब। हाँ, माध्यिका 90 डिग्री पे नहीं होती, शीर्ष लंब 90 डिग्री पे होता है। तो समबाहु त्रिभुज एक लौता ऐसा त्रिभुज है जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। मतलब लंब भी होता है, 90 डिग्री भी होता है, माध्यिका भी होती है। माध्यिका का बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे जाके मिलती है। जैसे अगर ये माध्यिका है ना, तो ये मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु मतलब अगर ये पूरी भुजा 10 है तो ये 5, ये 5। माध्यिका की मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि सामने वाली भुजा के मध्य पे जाके मिलती है, तभी माध्यिका। और माध्यिका की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। बीचों बीच है ना, तो बराबर क्षेत्रफल। ठीक, माध्यिका की बेसिकली प्रॉपर्टी यही होती है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो उसको 2 बराबर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी मीडियन एल्टीट्यूड भी होती है। कभी कभी पूछ लेते हैं सवाल, तुम लोग को सब पता है, बताए दे रहे हैं, ये सब लिखने वाला मटेरियल है। पहले ये लिख लो, नोट कर डाला। लिखो केंद्रक, केंद्रक इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। केंद्रक, परिकेंद्र, सरकम सेंटर, इंग्लिश में सरकम सेंटर। ठीक है, अंता केंद्र, इन सेंटर। केंद्रक, परिकेंद्र, अंता केंद्र, लंब केंद्र। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। केंद्रक, परिकेंद्र, अर्ता केंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र वो ग्रेविटेशनल पॉइंट नहीं बोलते।
सब एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सब एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। ठीक है, सब एक ही बिंदु पे होते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज का जहां केंद्रक हो, केंद्रक, केंद्रक बोलते हैं आम भाषा में। केंद्रक किसको बोलते हैं? केंद्रक सेंटर होता है। कितनी बढ़िया बात करी, केंद्रक सेंटर को बोलते हैं। सही का। परिकेंद्र केंद्रक होगा जहाँ पर तीनों कोण एक दूसरे को काटती हुई रेखा जो एक दूसरे में मिलती है। सही, बढ़िया, ये होता है नॉलेज। परिकेंद्र आप सर जी ना बता रहे। परिकेंद्र भी वही होगा। सब वही होता ही, पर नाम अलग अलग है। वही तो चार चीजें दिखाई हमने, विचार में पूछ लेंगे। परिकेंद्र बोलते हैं माध्यिकाओं के कटान बिंदु को। मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है परिकेंद्र होता है। ये सब लिखा दीजिए सर। लिख लो ना, बोल तो रहे। केंद्रक किससे होता है? पहले केंद्र से स्टार्ट करिए सर जी। केंद्रक बोलते हैं माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, जहां पे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटे। एक्चुअली होता क्या है ना, तीनों चीजें सब होती एक ही जैसी। माध्यिका कभी थोड़ी देर मैंने बताई थी क्या होती है। सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पे काटे, तो तीनों माध्यिकाएं जहां पे काटती है ना, तीनों माध्यिकाएं, वो केंद्र मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये दो एक के अनुपात में काटती है। ऊपर वाला पॉइंट 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। मतलब अगर सिर्फ एक लाइन हम दिखाएं तो ये जो केंद्रक होगा वहां पे ऊपर वाला भाग की लंबाई 2 होगी, नीचे वाले की लंबाई 1 होगी। ठीक है, केंद्रक से ऊपर वाला पार्ट की लंबाई, मतलब अगर ये माध्यिका मान लो है कितनी 15, मान लो एक त्रिभुज की माध्यिका 15 है, तो 15 में से ये 2 है, ये 1 है, टोटल कितनी 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर, तो यानी डिस्टेंस 5 होगी और यानी डिस्टेंस 10 होगी। केंद्रक से ऊपर वाली डिस्टेंस 10, नीचे वाली डिस्टेंस, ठीक है। जो केंद्रक होता है वो 2:1 के अनुपात में माध्यिका को विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में। तो पढ़े होगा। नहीं सर कुछ नहीं। केंद्रक समझ गया, माध्यिकाओं का कटान। और परिकेंद्र, परिकेंद्र के लिए वो समझना होगा तुम्हें। परिवृत्त बनाते थे हाई स्कूल में, 4 नंबर का आता था। परिवृत्त की रचना करो, एक त्रिभुज के परिवृत्त को बनाओ, उसमें रचना भी लिख लेते। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची, यहाँ से शुरुआत होती थी। फिर त्रिभुज बनाया, फिर त्रिभुज बनाने के बाद क्या करते थे, यहाँ प्रकार रखते थे, या डिस्टेंस नापते थे। ऐसे करके एक चाप लगाया, ऐसे करके एक चाप लगाया, फिर इस पॉइंट से एक चाप लगाया और इस इधर से चाप लगाया, फिर इनको मिला दिया। याद है, इनको बोलते हैं भुजाओं का लंबार्धक करना। जब भी हम किसी चीज को ऐसे करके इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो उसको भुजाओं का लंबार्धक करना बोलते हैं। और जहाँ पे दो भुजाओं का लंबार्धक आपस में कटे जाए, मान लो एक और भुजा का लंबार्धक किया, वो इधर इधर काट रहा है, तो ये यहाँ पे कटे ना, तो ये आगे डिस्टेंस लेके जब तुम वृत्त खींचोगे तो उसको क्या बोलेंगे, परिवृत्त। बाहर है ना, परि मतलब चारों, तो ये बाहर की ओर वृत्त बनता है। तो परिकेंद्र जो होता है वो भुजाओं के लंबार्धक का कटान होता है। जो परिकेंद्र होता है वो भुजाओं के लंबार्धक का कटान होता है। भुजा का लंबार्धक कैसे कहते हैं, प्रकार लिया, पेंसिल ली, ऐसे नापते थे। तुम अभी नापोगे, 9th में है ये सब। फिर ऐसे करके चाप लगाओगे, इधर एक चाप लगाओगे, फिर प्रकार यहाँ रखोगे, फिर एक चाप ऐसे, फिर चाप ऐसे, फिर दोनों को मिलाते थे। इसको भुजाओं का लंबार्धक बोलते हैं। साइड का एंगल बाई, साइड को परपेंडिकुलर बाई साइड। परिकेंद्र समझ गए। अंताकेंद्र नाम, अंता मतलब अंदर। तो जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाते थे तो कैसे बनाते थे, यहाँ पे एक चाप बनाते थे, कोई भी कोण बना लिया आर्क से, फिर इस वाले पॉइंट से कैसे करके चाप खींचा, फिर इस वाले बिंदु से चाप खींचा और ये मिला दिया। तो इससे होता क्या, इससे कोणों का अर्थ होता है, एंगल बाइसेक्टर।
ठीक है। और त्रिभुज के दो कोणों का एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलता है वहां से ये वाली डिस्टेंस लेके वृत्त खींच दो अगर, तो इन देखो कितना डायमेंशन लड़का इन सर्कल बनता है। तो अंतःकेंद्र का मतलब होता है कोणों के अर्धक का कटान में, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोणों के अर्धक का कटान बिंदु अंतःकेंद्र। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आंग्ल भाषा में लिखना हो। और क्या था? लंब केंद्र तो एकदम नाम से ही क्लियर है। त्रिभुज की भुजाओं पे तुम जहां पे भी 290 डिग्री खींच दो, समकोण खींच दो, समकोण जिस बिंदु पे काट देगा वही लंब केंद्र हो जाएगा। जिस बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर डाले जा सके वो लंब केंद्र होता है। जैसे एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर एक बिंदु लिया, उस बिंदु से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया, यहाँ पे खींच दिया, यहाँ पे खींच दिया, तो अगर तीनों जगह इस बिंदु से परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये लंब केंद्र। लंब केंद्र वो बिंदु होता है जहाँ पे समझ लो या तो 90 डिग्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, जहाँ या फिर जिस बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पे लंब खींचा, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण खींचा जा सकता हो, ऐसा बिंदु जहां से 90 डिग्री का कोण तीनों भुजाओं पे खींचा जा सकता हो। तो ये सब तो मतलब पता ही है ये सब। गुरुत्व केंद्र तो बिटिया फिजिक्स का वर्ड है, जिसपे किसी वस्तु का समस्त भार केंद्रित हो जाए। जैसे कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उन्होंने अपनी छुमनिया उसके गुरुत्व केंद्र पे रख दी थी, इसी कारण वो पर्वत टिका। जैसे देखो ये वाला हाथ दिख रहा है मेरा, दिख रहा है कि नहीं? अब नहीं दिखना चाहिए, दिख रहा है अभी हाथ? समझो मेरे पास बायां हाथ है ही नहीं, अब हाथ कौन सा बचा? दायां। अब देखो इस मार्कर को केवल एक उंगली के सहारे रोके, एक उंगली के सहारे रोक दिया। अब ये मार्कर इधर भी गिर सकता था, इधर भी गिर सकता था, पर हम रोके। काहे रोके? क्योंकि हमने इसके गुरुत्व केंद्र पे अपनी फिंगर रखी। किसी भी चीज को अगर तुम ऐसे करके रोकना चाहो तो उसके गुरुत्व केंद्र पे तुम्हें बस थोड़ा कठिन नहीं है। गुरुत्व केंद्र है कहाँ? ऐसे देखो रोक दिया, रुकी है ना। अब वो तो हाथ तो मेरे कांपते ही है, पर रुक गई कि नहीं? तो हमने इसको गुरुत्व केंद्र से ही रोका है। अगर इस जगह से इधर या इधर कर देंगे तो हमारी बराबरी कर रहे हो, हमारी बराबरी अब तुम करोगे। विष्णु कर रहा है। हाँ, तो ये जो तुमने फिंगर रखी ये गुरुत्व केंद्र पे रखी, हमने सर सबको सिखा दिया। तो फंसाए हो। अरे सर आप ये सब बातें जरूर में रोकते हैं सर जी। बात समझ गए? अरे गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला होता था F/d, F1d1 बराबर F2d2, अच्छा ये याद नहीं? याद। अरे ऐसे करके एक तुल्यता भी नहीं होती थी, इस पे दो वेट रखे होते थे W1 W2, बीच में डिस्प्लेसमेंट होता था, दूरी, इसकी दूरी d1, इसकी दूरी d2, तो बोलते थे W1 × d1 बराबर W2 × d2। मतलब इसका भार और इसकी इस तुल्यता की जो दूरी होती है इनका गुणनफल बराबर हो जाए तो वेट टिका रहेगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आते थे इस पैटर्न पे। फिजिक्स पढ़ी नहीं सर। पढ़ अवसर था ना सर, पिछले जन्म में एक वरदान मिला था तो वो पूरा हो गया था जी। ऐसे कैसे पहुंचे आएंगे? ये पढ़ा है ना, अभी नहीं सर, आप पढ़ेंगे। ये पढ़ा होगा जो हमने भी बताया। तो गुरुत्व केंद्र बस वाला बिंदु होता है जिसपे समस्त, मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज को फिंगर लगा के तुम रोक दो, समस्त भार केंद्रित हो जिस बिंदु पे। जैसे हम लोग के शरीर का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? अब मान इधर ही कहीं होता है, तभी तो दौड़ते समय थोड़ा सा हम लोग झुक के दौड़ते हैं, नाभि के आसपास इसी कारण तो होता है। केंद्र मतलब इधर ही है, ये यहीं इसी एरिया में है गुरुत्व केंद्र, यहीं से पूरी बॉडी बैलेंस होती। पैर के बल नहीं होती, पैर के बल अगर डिस्प्लेस होती ना तो जैसे हम तुम्हारा पैर पकड़, जिसमें ये सारे बिंदु एक ही जगह स्थित होते हैं।
सारे पॉइंट सेम जगह होते हैं। इसका जहाँ गुरुत्व केंद्र होता है वहीं केंद्रक होता है, वहीं अंता केंद्र होता है, वहीं लंब केंद्र होता है, वहीं परिकेंद्र होता है, सारे के सारे सेम होते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी सभी त्रिभुजों में परिकेंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र हमेशा एक सीधी रेखा में होते हैं। लिखो, बाकी सभी त्रिभुजों में परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं। बाकी अगर कोई त्रिभुज है तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, बस ये है, ठीक है। परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर, केंद्रक सेंट्रॉइड और लंब केंद्र ये सीधी रेखा में होते हैं। और ऐसे ही नहीं कि बस होते ही हैं, इनके बीच में एक निश्चित रेशियो होता है, और रेशियो होता है 2:1। इन दोनों के बीच में 2 की दूरी होती है और इन दोनों के बीच में 1 की दूरी। मतलब लंब केंद्र से केंद्रक की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो केंद्रक से परिकेंद्र के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। इसका एग्जाम्पल भी आगे देंगे, समकोण त्रिभुज इसका एग्जाम्पल होता है बहुत अच्छा। कभी कभी पूछता है ये कि कौन से 2 बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं और किस अनुपात में होते हैं। तो सीधी रेखा में होते हैं परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र। ये किसी भी त्रिभुज में हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे। सीधी रेखा मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये समझ गए, स्ट्रेट लाइन में है तो ये तीनों हमेशा सीधी रेखा में होते हैं किसी भी त्रिभुज में। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें तीनों एक ही जगह में होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों चीजें एक ही जगह पे, तीनों क्या सारी चीजें एक ही जगह पे है। परिकेंद्र भी वही है, केंद्रक भी वही है, अंता केंद्र भी है, लंब केंद्र भी है, गुरुत्व केंद्र भी है। समबाहु त्रिभुज में सब कुछ एक ही जगह पे, तो कोई लफड़ा ही नहीं समबाहु त्रिभुज का, सारे बिंदु एक ही जगह पे। और बाकी जितने त्रिभुज होते हैं उनमें ये तीनों हमेशा सीधी रेखा में होते हैं। ये सब तो याद ही रखोगे। अंता केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। पूछते हैं कौन सा बिंदु हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, तो अंता केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। नाम ही क्लियर है, अंता अंदर। सेंट्रॉइड बाहर हो सकता है? सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक बाहर हो सकता है, हाँ, अधिक कोणीय त्रिभुज में। अधिक कोणीय त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तुम्हें तो पता ही था। किस लिखो, किस त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। किस त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है? हाँ, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, अधिक कोणीय त्रिभुज का। अधिक कोणीय त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं ना, एक्यूट, पहला एक्यूट ट्रायंगल होता है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है। हिंदी में न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 से बड़ा है ना। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ये त्रिभुज कम से कम ऐसा तो होगा, और बाकी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 90 का मतलब क्या होता है? 90 का मतलब ये होता है, तो इसका कोण 90 से बड़ा, 90 से बड़ा है तो ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है, फिर जाके इधर जाके मिल जाएगा। 90 से बड़ा ही होगा, 180 से कम ही होगा, ठीक है। और इसमें जो वो होता है ना परिकेंद्र, वो हमेशा बड़ी भुजा की तरफ होता है। बड़ी भुजा की तरफ होता है मतलब परिकेंद्र यहाँ होता है। ये दोनों छोटी भुजाएं, एक नियम होता है कि
बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होती, पता तो है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा, जैसे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कोण ऐसे है कि ये कोण है 50 का, ये कोण है 70 का और ये कोण है 60। तो सबसे बड़ी भुजा ये आगे, क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने है ना 70 के सामने, और सबसे छोटी भुजा ये आगे होगी क्योंकि छोटे कोण के सामने। होता है ना ऐसा। जैसे तुम्हारा कोई प्लाट पड़ा है कूड़े के ढेर की तरफ, कोई प्लाट है ऐसा जो बहुत गंदगी में हो, गरीब आदमी प्लाट आट तो बेटे पक्का होंगे, घटिया जगह पे प्लाट हो, अरे जहाँ है तुम्हारा है घटिया ही जगह होगी, उसमें क्या है। हमारे सबसे मलिक जो लोग पूरे उन्नाव के हमारे एरिया में रहते हैं, डीजल रोड ऐसे ही बदनाम। इसीलिए हम दाएं बाएं आगे पीछे किसी से कोई मतलब नहीं रखते कि कौन इन अशुद्ध लोगों से बात करे। ठीक है, बदल दीजिए सर आप। 8 वेतन लगते हैं नहीं तो जगह बदल सर के पास आ जाइए क्या सही बता दे तो सच्चाई ना बदलेगा क्या है फजी। सुविधाएं बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन जहाँ हम रहते हैं सुविधाएं, हाँ कूड़ा भी फेंकना तो घर के अंदर से हम लोग ऐसे पन्नी लहरा के उठा कूड़ा वहीं गिरता है जहाँ गिरना चाहिए। जिसका प्लाट जो है ना वो 2-3 लोगों के विवाद में है, वो लोग आपस में झगड़ा करते, हम लोग कूड़ा फेंका करते। परिकेंद्र, किस त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी भुजा का मध्य बिंदु होता है। किस त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी भुजा का मध्य बिंदु होता है। तो आंसर है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। हाँ, भुजा में भी जिस भुजा का मध्य बिंदु होगा वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण मतलब वो एच से क्या बोलते हैं, हिपोपोटामस क्या कहते हैं? नहीं एच वो नहीं बोलते हैं, हिपोपोटामस कौन सी भुजा? हाँ हाँ बोलो, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। हाँ, इसी का मध्य बिंदु होता है। इंग्लिश के जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण तो समझिएगा, ये इसमें जो परिवृत्त खींचते हैं ना, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, तो ऐसे करके बस मत खींच दिया करता है। कर्ण का मध्य बिंदु होता है। परिवृत्त परिकेंद्र वही तो होता है जो त्रिभुज के बाहर वृत्त खींचते हैं, तो इसमें यहाँ पे होता है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक और खास है कि किस त्रिभुज की भुजाओं का कटान बिंदु लंब केंद्र होता है, या किस त्रिभुज में लंब केंद्र भुजाओं के कटान बिंदु पे स्थित होता है। किस त्रिभुज में लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर, किस त्रिभुज में लंब केंद्र भुजाओं पर स्थित होता है। हाँ, या ये कर लिख लो कि भुजाओं का कटान बिंदु पर होता है, बात एक ही। तो इसका आंसर भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इसी को लंब केंद्र बोलते हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो यही ऑर्थो सेंटर है इसका। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है ना, तो यही ऑर्थो सेंटर होता है। इस बिंदु से चाहे तो सामने वाली भुजा पे भी 90 डिग्री खींच सकते हैं। तो यहाँ पे तो 90 है ही है, इस पे भी 90 है, सामने खींच सकते हैं। तो
याद तो हो गए तुम्हें। याद करना पड़ेगा, वो तो सब कुछ है सर। टोक दिया, अब नहीं कुछ याद आ रहा। का बल्ब बल्ब पार कर ही होगा। सोच रहे कि वो वाला जल नहीं रहा है। वो फिर नीचे होता है, तो ये जो बीम लाइट रोक रही है इसकी, तो इसकी लाइट में उसमें रिफ्लेक्शन फिर पड़ता बोर्ड पे। ये पड़ता ऐसे लगा रही है जैसे देखने में। वो तो हमारे चेहरे की चमक है। दोनों मिल जाती ना तो कम पड़ता है। लड़के यार आती है, हम लोग चमकते हैं। हम लोग अभी उस काबिल है नहीं। सिर्फ बताते कभी याद है अनविक्ड लोगों को। मरोगे तब बनोगे। यहाँ तक ठीक है। समबाहु त्रिभुज में एक और चीज तुम लोग को, अभी ये सब तो याद ही होगी। समबाहु के संपूर्ण से समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज तो था। समबाहु का क्या था? त्रिभुज बता रहे, त्रिभुज में हमने जब पॉइंट ही दिखाए तो फिर हमने समकोण के भी दिखा दिए कि इकट्ठे ही तो बार बार कहाँ लिखो। यस सर, बाकी फॉर्मूले तुम समबाहु त्रिभुज के तो बता रहे थे ये यस सब। सर। एक और तो लिखा था, माध्यिका का स्क्वायर बटे रूट 3। थोड़ा सा साफ कर दिया आपने, इधर ही लिखा था। ठीक। क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले होते हैं, जी भैया, एक अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, एक माध्यिका का स्क्वायर बटे रूट 3। जी देखो त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर और बाहर वृत्त भी बनते हैं, पता तो है ये सब। रिवीजन। हाँ। ये एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बाहर की ओर वृत्त बनाया तो उसकी त्रिज्या को बोला कैपिटल आर। ठीक है। और उसी समबाहु त्रिभुज के, वही समबाहु त्रिभुज है कि अंदर की ओर वृत्त बनाया, अंदर की ओर वृत्त बनाया तो उसकी त्रिज्या को बोला स्मॉल आर। ठीक है। तो तुम्हें याद ये रखना है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, उसके परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त है ना, बाहर वृत्त है, परिवृत्त है ये बाहर वाला, तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतावृत्त की त्रिज्या के बीच में 2√3 अनुपात 2 अनुपात 1 का अनुपात। समबाहु त्रिभुज की भुजा, उसके परिवृत्त की त्रिज्या और अंतावृत्त की त्रिज्या के बीच में 2√3 अनुपात 2 अनुपात 1 का अनुपात होगा। ये भी याद ही रखना है। याद रखोगे तो सवाल वही छोटे छोटे हो जाएंगे, नहीं याद रखा तो सवाल बड़ा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा, उसकी परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बीच में अनुपात होता है 2√3 अनुपात 2 अनुपात 1। इसमें जो 2√3 है ना वो त्रिभुज की भुजा है, 2 जो है वो परिवृत्त की त्रिज्या है और जो 1 है वो अंतर्वृत्त की त्रिज्या। याद होगी है ना, अब इस जन्म में तो भूलोगे नहीं। दो तीन सगुन में सवाल लिख लो आसान आसान से। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। नहीं चलो, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा?
या तो तुम ऐसे लगाओगे सवाल कि माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2। तो ऐसे करोगे कि √3/2 A बराबर 12 हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 24/, फिर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4, तो √3/4 A की जगह 24/√3 इंटू 24/√3, जो कितना है 4 से 24 गया, फिर √3 से 6 को काटा, 2√3, 24 और 2√3 का गुणा किया। तो एक तो ये तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक। दूसरा, अगर तुमको याद है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, माध्यिका का स्क्वायर बटे √3, तो वो डायरेक्ट लगा दो कि 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 बटे √3 से भाग तो कर लोगे ना। अरे जैसे 12 लिखा है तो 12 को लिख सकते हो ना 4 × 12 को लिख सकते हो 4 × जब √3 से भाग करोगे तो √3 से 3 कटेगा और √3 बाद में तो कटेगा, √3 इंटू √3 बराबर कितना होगा, तो √3 से 3 को काटोगे तो √3 तो तब भी बच जाएगा, 3 √3 इंटू 3 का मतलब ये, √3 से भाग करोगे तो √3 तो फिर भी बचेगा, समझ में आ रहा है। तो √3 से 12 को भाग करेंगे तो बच जाएगा कितना, 12 4 का गुणा, तो तुम्हारी मर्जी, सवाल चाहे तुम ऐसे कर लो चाहे तो वो कर लो। है ना, तुम समझदार हो, तुमने ऐसे किया होगा। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोला, एट्टीट्यूड नहीं बोल रहा है। हाँ बढ़िया। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ। शीर्षलंब और माध्यिका एक ही बात होती है समबाहु त्रिभुज में। अब सर पकड़ के ना बैठ जाना कि शीर्षलंब का तो लिखा ही नहीं, शीर्षलंब माध्यिका को ही कहते हैं समबाहु त्रिभुज में, माध्यिका कहें चाहे शीर्षलंब कहें एक ही बात है। तो यही लगेगा माध्यिका का स्क्वायर बटे √3, हो गया लल्ला तुम्हारा। बिटिया हुआ या बताएं, हाँ बायोलॉजी वरदान मिला था। ग्रसित हो जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक से जुकाम हो गया, इम्यून सिस्टम कमजोर कमजोर तो बचपन से। अभी कोल्ड
बच्ची बहन नहीं वो सही में तुम्हारे लिए रखी है।